प्रयागराज से खबर, प्रयागराज का यूट्यूबर गुलजार शेख गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों रेल यात्रियों की जान खतरे में डालने का इस पर आरोप। आरपीएफ ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया है केस। यूट्यूब चैनल के लिए बनाता था खतरनाक वीडियो, रेलवे ट्रैक पर खतरनाक सामान रखकर शूट करता था वीडियो। तो आरपीएफ ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और फाइनली इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जब वीडियो सामने आया था तब से इसकी तलाश थी। यूट्यूबर गुलजार शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे ट्रैक पर खतरनाक चीजें रखकर वीडियो बनाने का आरोप है इसके ऊपर और इसी को देखते हुए आरपीएफ ने कई मामले दर्ज किए हैं। तस्वीरें आप देखिए, जब वो यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए अजीब अजीब चीजों को रेलवे ट्रैक पर रखता था, ऐसे में रेल यात्रियों की जान को बड़ा खतरा भी हो सकता है। ये तमाम तस्वीरें देखिए, क्या क्या रखता था ये यूट्यूबर। कूलर, साइकिल, मोबाइल फोन, केतली, प्रेशर कुकर, ड्रम, बाट, सिक्के, साबुन, ये तमाम चीजें गुलजार शेख रखता था। गुलजार शेख कैसे अजीबोगरीब सामान रखकर अपने खतरनाक शौक को पूरा करता था, आपको ये 8 तस्वीरें बता रही हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। प्रयागराज के नवाबगंज के मंसूराबाद गांव के रहने वाले गुलजार शेख ने यूट्यूब पर गुलजार इंडियन हैकर के नाम से चैनल बनाया और उसमें सिर्फ वैसे वीडियो बनाता था जिसमें ट्रेन की पटरी पर तरह तरह के सामान रखे जाते थे और उन सामानों पर से ट्रेन गुजरती थी। गुलजार उसका वीडियो बनाकर अपने चैनल पर पोस्ट करता था। तो गुलजार की खतरनाक चाहत के बारे में आपको बता दें। नाम है इसका गुलजार शेख, जगह सराय इनायत प्रयागराज। आरोप इसके ऊपर है रेल यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने का। वजह क्या है? यूट्यूब वीडियो ये बनाया करता था, ऐसे कई वीडियोस हमने आपको दिखाए और पैसा और नाम कमाना इसकी लालच थी। और मोडस ऑपरेंडी क्या था? पटरियों पर यह खतरनाक सामान रखता था। अंजाम क्या हुआ? गिरफ्तार हुआ है। कई धाराओं में केस भी इसके ऊपर दर्ज किया गया है। तो फिलहाल पुलिस ने गुलजार को गिरफ्तार कर आरपीएफ को सौंप दिया है और क्या कहा गंगानगर के डीसीपी अभिषेक भारती ने, आपको सुनाते हैं। एक ट्वीट के माध्यम से प्रकरण संज्ञान में आए हैं जिसमें गुलजार शेख नामक व्यक्ति अपने यूट्यूब चैनल पे रेलवे ट्रैक पर विभिन्न वस्तुएं रखकर वीडियो अपलोड करता था। इस व्यक्ति के विरुद्ध में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है 233/24। थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर रेलवे सुरक्षा बल को सुपुर्द किया गया है व इसके विरुद्ध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो गुलजार शेख की ये सनक देखिए, उसे आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में ले गई। अजीबोगरीब वीडियो बनाता था, कैसे कैसे सामान वो पटरियों पर रखता था, ट्रैक पर रखता था, उस ट्रैक पर जिस पर लोगों का आना जाना था, गाड़ियों का आना जाना था, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देखिए कैसे साइकिल रख रहा है वो ट्रैक पर और इन सब चीजों का वीडियो बनाता था। इसी तरह कॉइन, सिक्के भी रखकर उनका वीडियो बनाया करता था गुलजार शेख। इसी तरह से कुछ अजीब अजीब चीजें भी वो रखता था जो खतरनाक साबित हो सकते हैं रेलवे ट्रैक के लिए। देखिए बाट, वजन तौलने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है, ये देखिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। पटरियों पर इसे रखना, इस पर से ट्रेन गुजरती होगी और कितना बड़ा जोखिम है ये अपने आप में, लेकिन फिर भी ऐसी हरकतें करता था जिससे वो बाज नहीं आता था। साबुन की टिकिया, इस तरह के वीडियोस वो बनाया करता था यूट्यूब पर लाइक के लिए और उस पर पैसे कमाने के लिए। लेकिन यात्रियों के लिए ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने का आरोप और अब देखिए इस पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। आरपीएफ ने गिरफ्तार किया, कई मामले दर्ज किए हैं इसके खिलाफ। फिलहाल ये तस्वीरें उसके YouTube चैनल से निकलकर सामने आई हैं जब वो इस तरह के वीडियोस बनाता था। ये देखिए फोन भी रखता था ट्रैक पर। तो YouTube चैनल है ये गुलजार शेख का, अब ये आरपीएफ के हवाले कर दिया गया है। इसके ऊपर कई धाराओं के तहत केस भी दर्ज किया गया है और इसका जो YouTube चैनल था उसमें इसी तरीके के वीडियोस गुलजार बनाता था जिसमें रेलवे ट्रैक पर वो अलग अलग चीजें रख करके वीडियोस दिखाता था अपने सब्सक्राइबर्स को। ये देखिए कैसे मोबाइल फोन उसने रेलवे ट्रैक पर रखा है जहां से ट्रेन गुजर रही है, वैसे ही साइकिल, मोबाइल फोन, कॉइन्स, साबुन, ये देखिए गोलियां रखी है उसने। ये गोली जो खेलने वाली गोलियां होती हैं वो रख करके ऐसे कई
चैलेंजिंग वीडियोस वो बनाता था रेलवे ट्रैक पर। सीधे सीधे यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ से जुड़ा हुआ ये वीडियो है। ये देखिए कैसे वो रेलवे ट्रैक पर अलग अलग चीजें रख करके ये दिखाता था अपने व्यूअर्स को कि अब इसी ट्रैक से ट्रेन गुजरेगी, आगे क्या होता है। यही वीडियोस बना करके वो व्यूज बटोरता था। ये देखिए प्रेशर कुकर अब रेलवे ट्रैक पर रखता हुआ नजर आ रहा है गुलजार शेख। ऐसे कई उसके रील्स उसके यूट्यूब चैनल पर भरे हुए हैं जिसमें अलग अलग चीजें सामान रख करके वो अपने व्यूअर्स को दिखाता था रेलवे ट्रैक पर, और यहीं से ट्रेन गुजरती थी। आप सोचिए जिस रेलवे ट्रैक से ट्रेन गुजरती है जिसमें कितने यात्री सवार रहते हैं, सीधे सीधे उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करता हुआ ये पूरा वीडियो गुलजार शेख अब आरपीएफ के कब्जे में है। और प्रयागराज के वीडियो पर रेल मंत्रालय का बयान, रेलवे की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, जनता से रेल मंत्रालय की अपील। रेलवे पर कोई गतिविधि दिखे तो तुरंत रोके, पुलिस को सूचना देकर देश सेवा का काम करें। रेल मिनिस्ट्री की तरफ से यह बयान जारी किया गया है यह मामला सामने आने के बाद। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो सामने आया है। लैंडस्लाइड के बाद रास्ते को बंद कर दिया गया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ये उत्तराखंड के सोनप्रयाग की तस्वीरें हैं। लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर को देखकर वहां मौजूद लोग काफी खौफजदा हो गए हैं। दरकते पहाड़ को नीचे गिरते देखकर वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ टूटकर जमीन पर गिर रहे हैं। जिस वक्त सोनप्रयाग में पहाड़ टूट कर गिर रहे थे, गनीमत रही कि उस समय आसपास के लोग मौजूद नहीं थे। कुछ दूर पर एनडीआरएफ की टीम जरूर मौजूद थी। एनडीआरएफ की टीम सीटी बजाकर लोगों को यहां से दूर रहने कह रही थी। लोगों को बार बार सचेत किया जा रहा है ताकि कोई लैंडस्लाइड की चपेट में न आए। इस खौफनाक मंजर को वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरों में कैद किया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। फिलहाल सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हैं। यहां से किसी को गुजरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मलबा हटाने का काम जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। लैंडस्लाइड की वजह से हजारों लोग फंसे हुए हैं। और केदारनाथ में हजारों यात्री फंसे हुए हैं। यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। इस ऑपरेशन में चिनूक और MI-17 को लगाया गया। ये देखते हैं ये केदारनाथ घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर है। एसडीआरएफ की टीम केदार घाटी में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल रही है। कुछ लोगों को पहाड़ी के रास्ते निकाला जा रहा है तो कुछ को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू अभियान में लगे हुए हैं। लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। गौरीकुंड पहुंच के हमने दृश्य जो देखा है ना, आंखों के आगे वो 2013 वाला याद आ गया और बड़ी मुश्किल से निकले हम। प्रशासन ने बहुत हेल्प करी है, मदद करी है। बहुत भीषण बाढ़ आया। उसके बाद में हम लोग वहाँ से भागे, रात को ही भागे, ऊपर किसी तरह शरण लिया और रात भर पड़े रहे। सुबह एनडीआरएफ की टीमें आई और उन्होंने बहुत लगन से बहुत अच्छा काम किया, बहुत आदमी का अच्छा से रेस्क्यू किया। एनडीआरएफ ने अब तक 1100 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। सुरक्षित निकाल दिए हैं, जिसमें से 1089 यात्री टोटल निकाले हैं, जिसमें से 34 महिलाएं और 17 बच्चे हैं और ये कार्य सुचारू रूप से अभी चलाई है। और वहीं हिमाचल प्रदेश के समेज गांव में बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ है। पूरा गांव पानी के तेज बहाव में बह गया। TV9 की टीम उस इलाके में पहुंची जहां बादल फटने से भारी तबाही मची। देखिए रिपोर्ट। शिमला का समेज गांव है जहां कुदरत से यहां रह रहे लोग कराह रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत ने इस गांव में कितनी भयावह तबाही मचाई है। इस गांव में 25 घर थे, उनमें से ज्यादातर घर पानी में बह गए। गांव में हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। तबाही में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम उनकी तलाश में जुटी है।
उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सैलाब में उनका सब कुछ बह गया है, उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। रोते बिलखते लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं। जब पानी आया था तो उससे कितना समय पहले आप भागे? मिनट पहले निकले सर, हम 1 मिनट पहले बच गए हम। तो कैसे भागे, कहाँ से निकले? से भागे, जैसे हम यहाँ पहुँचे वैसे पानी आ गया पीछे से। तो ये आपका ही मकान है सारा? पूरा सर मेरा मकान है। तो आप कितने लोग हैं? हम 5 हैं। 5 हैं। हाँ। तो अब आपकी सरकार से क्या मांग है? क्या मांगे सर, क्या देंगे सरकार, सब कुछ तो खत्म हो। और हिमाचल प्रदेश के समेज गांव में सर्च ऑपरेशन जारी है। टीवी9 संवाददाता हरपिंदर टोहड़ा ने आईटीबीपी जवानों से रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बात की। आइए सुनते हैं। यहाँ पे कल से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। जो वहाँ पे हमने जो लाइव विक्टिम्स थे कुछ बचे हुए, कल उनको 7-8 लोग थे जो नदी के पार फंसे हुए थे, उनको हम अभी तक निकाल चुके हैं। कल रेस्क्यू करके आज हम सर्च कर रहे हैं कि कुछ हमें किसी बॉडी वगैरह कोई नज़र आए या कोई लाइव विक्टिम हो, ताकि हम उसकी हेल्प कर सकें और निकाल सकें। 36 लोग सर लापता हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती है उनको ढूंढने में? सर हाँ, 36 लोग लापता है, लेकिन ये चुनौती इसलिए ज़्यादा बड़ी हो गई है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मड इकट्ठा हो गया है, मलबा ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डीप बॉडी मिलने के चांसेस हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगने के आसार हैं सर। तो कितनी टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं? सर यहाँ पे हमें आईटीबीपी की सर एक टीम है जिसमें 30 लोग हैं, उसके अलावा एनडीआरएफ की एक टीम है सर, सीएसएफ है और आर्मी के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये ऑपरेशन अब कैसे चलेगा, कितनी आपने प्लानिंग क्या क्या की है? क्या आगे भी ऑपरेशन हो रहा है या सिर्फ यहाँ पे ही ढूंढेंगे? सर यहाँ से लगा के और सतलुज नदी तक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन दोनों ही नदी के दोनों तरफ, कि कहीं पे कोई बॉडी वगैरह अगर कोई मिलती है तो उसको सर्च एंड लोकेट करके हम उसको, ताकि वहाँ से रिकवर। शिमला के समेज गांव में टीवी9 संवाददाता हरपिंदर टोहड़ा ने तबाही के हालात का जायजा लिया। दिखाते हैं उनकी एक और रिपोर्ट। प्रदेश के समेज गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और तबाही ही तबाही, जहां भी हम जाते हैं तबाही ही तबाही यहां पर नज़र आती है। इस वक्त हम समेज गांव के स्कूल में मौजूद हैं और स्कूल के हालात आपको दिखाते हैं। टूटी हुई कुर्सियां पड़ी हैं और टूटे हुए शीशे पड़े हैं खिड़कियों के, और इस रास्ते से पानी अंदर घुसा था और अपना रास्ता बनाता हुआ पानी आगे निकल गया। आप देख सकते हैं कि ये हालात कैसे अब बने हुए हैं। यहाँ पर भी पत्थर इस बिल्डिंग के आसपास पड़े हुए हैं, और देख सकते हैं कि 2-3 दिन पहले यहाँ पे स्कूल चलता था, बच्चे पढ़ने आते थे, लेकिन अब इसके हालात आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रॉफ़ी है जो इस स्कूल ने कभी जो जीती होगी। आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है जोनल लेवल अंडर 19 गर्ल्स माइनर गेम टूर्नामेंट 2023, यानी कि 2023 में इस स्कूल ने ये कोई स्पोर्ट्स में बैडमिंटन में जो है ये ट्रॉफ़ी जो जीती होगी, ये यहाँ पे पड़ी हुई है, यानी कि ये एक स्कूल की निशानी अब यही बची है और तो यहाँ पर कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हुई तबाही में पूरा गांव बह गया। टीवी9 संवाददाता हरपिंदर ने तबाही के हालात का जायजा लिया। देखिए उनकी रिपोर्ट। शिमला के समेज गांव में ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके के साथ जहां पे बादल फटने के बाद जो हालात बने हैं, 36 लोग तो लापता हैं ही हैं, लेकिन उसके बाद जो तबाही यहाँ पर हुई है वो बहुत ही भयंकर तबाही हुई है। हम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से घरों को नुकसान पहुँचा है, मकानों को नुकसान पहुँचा है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है उसका एक हिस्सा जो है ये पूरी तरीके के साथ टूट चुका है और कुछ बाकी हिस्सा जो है पानी अपने साथ इसको ले गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जो था यहाँ पे आया था तकरीबन इस ऊंचाई पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, और यहाँ पे जो मलबा जो कीचड़ भी है वो भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जहाँ तक पानी जो है पहुँचा हुआ था और बहुत ज़्यादा ऊंचाई उसकी थी। तो कुछ आगे इस घर के हालात भी हम आपको दिखाने की जो है कोशिश करेंगे। हालांकि काफ़ी मुश्किल है वहाँ तक जाना, क्योंकि मलबा काफ़ी जो है जहाँ पे आया था बड़ा हुआ है, तो आगे जाना भी काफ़ी मुश्किल है स्थिति जो बनती है। लेकिन फिर भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये घर है, आप देख सकते हैं। पहले तो इस घर के बाहर जो कीचड़ ही कीचड़ यहाँ पर नज़र आ रहा है।
और वहीं समेज गांव की घटना पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जगह सड़कें टूट गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। समेज गांव की घटना पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर बनाए हुए हैं। सुक्खू ने कहा कि फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। राहत एवं बचाव कार्य पूरे जोर पर है। पिछली रात भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत नेगी जी है वो पूरी रात बचाव कार्य में लगे रहे और अभी मैं जहां सबसे ज़्यादा मिसिंग हुई है मैं उसमें अभी मैं जा रहा हूं और अगर धूप निकलेगी तो और प्रशासनिक जो बचाव कार्य है उसको हम और अधिक तेज़ी से करेंगे। निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है, सड़कें, पुल और पानी की योजनाएं, सिंचाई की योजनाएं सब बह चुकी है। डेड बॉडीज़ को निकालने का कार्य तभी किया जा सकता है जब धूप निकलती है और एनडीआरएफ की टीमें भी है, सेना की टीम भी लगी हुई है, पुलिस की टीम भी लगी हुई है और हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो हाँ अभी स्पॉट पर भी है। और हिमाचल की त्रासदी से जुड़ी दर्दनाक खबर, समेज गांव के स्कूल के 8 बच्चे लापता हैं। स्कूल के अंदर मलबा ही मलबा है। स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पर दरारें भी पड़ी हुई हैं। तो बहुत ही दर्दनाक ये घटना है और इसमें देखिए जो जानकारी आ रही है वो ये कि समेज गांव के स्कूल के 8 बच्चे लापता हैं। उनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। स्कूल के अंदर मलबा ही मलबा है, गाद है चारों तरफ और स्कूल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पर दरारें भी पड़ी हैं। तो कितनी तबाही हुई है, स्कूल को कितना नुकसान हुआ है और सबसे दुखद बात यह कि 8 बच्चे अभी भी लापता हैं। बेहद दर्दनाक खबर हिमाचल में जो कुदरत का कहर है उससे जुड़ी हुई। तो बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं और जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि करीब 36 लोग इस गांव से अभी भी लापता हैं, जिनको ढूंढना है, जिनकी डेड बॉडीज को तलाशना है। लेकिन ज़्यादा दुखद खबर एक और आई कि एक स्कूल जो है वो इसकी चपेट में आया। 8 बच्चे अभी भी लापता हैं, उनका कोई पता नहीं है। स्कूल के अंदर मलबा ही मलबा भर गया है। जो गाद आई पानी के साथ, फ्लैश फ्लड के साथ, वो गाद स्कूल में भर गई और स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पर दरारें भी पड़ी हैं। ये स्कूल के उन छात्राओं की तस्वीरें जो अभी लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। और इसी विद्यालय से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। समेज गांव के सरकारी स्कूल की बिल्डिंग भी जो है पूरी तरीके से मलबे के साथ भरी हुई है। मेरे साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ, यहाँ देखिए जो ये क्लासरूम्स हैं यहाँ पर पूरी तरीके से मलबा जो है भर चुका है और अंदर तक मलबा जो है जा चुका है। हम आगे तक नहीं जा सकते क्योंकि जहाँ पर मलबा ही मलबा जो है दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये गीला जो कीचड़ है यहाँ से निकलना भी मुश्किल है। थोड़ा आगे हम जाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, जो रास्ता जो यहाँ पर बना रखा है तो जाने की कोशिश करेंगे कि अंदर से तस्वीरें भी आप तो को दिखा सके कि किस तरीके के साथ ये स्कूल की बिल्डिंग जो है नुकसानी गई है। आम तौर पे अगर देखा जाए तो ये जो बिल्डिंग है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये बिल्डिंग बहुत नीची थी और अब देख सकते हैं कि मलबे के साथ ये जो छत है बिल्कुल मतलब हमारे बराबर की छत जो है हो चुकी है और यहाँ पर जाना भी अब कितना मुश्किल हो चुका है और मलबा ही मलबा जो है यहाँ पे अब नज़र पड़ रहा है। और इसको ये सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं कि कितनी सीढ़ियाँ तक ये मलबा जो है पहुँच चुका है। और अब हम ऊपर से जाते हैं स्कूल के अंदर और अंदर भी दिखाएंगे कि क्या ऊपर बिल्डिंग को कुछ नुकसान पहुँचा है क्या नहीं। तो यहाँ से हम अंदर आए हैं और आप देख सकते हैं कि ये मलबा ही मलबा जो है नज़र जो पड़ रहा है। तो हमारे साथ कुछ यहाँ पे टीचर हैं आप, तो ये हम जहाँ पे खड़े हैं ये क्या क्लासरूम है? हाँ, मैं सर साहब को थोड़ा डिटेल में बता अपना नाम भी बता दीजिए। जी, मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं यहाँ स्कूल में कार्यरत टीजीटी मेडिकल हूँ।
और वो हमारा एक ऑफिस वगैरह था, सारा स्पोर्ट्स वगैरह का, और साइंस लैब नीचे वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, आपने कवर कर ली होगी, वो तो टोटल लॉस में है। तो यहाँ पर हमारे क्लासरूम्स थे और आईसीटी लैब, ये तो सारी नीचे की मंजिल पानी में भर चुकी है, ये आप मुआयना कर चुके हैं। और मैं एक एक करके यहाँ पे एक बताइए, कितने जो नीचे वाले क्लासरूम है जहाँ पे हम जा नहीं सकते, वो कितनी, उनकी संख्या कितनी है जो अभी हम टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं? वो 2 कमरे सर वहाँ थे सामने, और एक आईसीटी लैब यहाँ पे थी हमारी। आईसीटी लैब के साथ फिर इधर को एक +2 का रूम था हमारा, और 2 रूम हमारे पिछली तरफ थे, वो तो बिल्कुल ही दब गए हैं। तो ये सारे हमारे 6-7 कमरे जो हैं बिल्कुल मलबे के साथ भर चुके, दब चुके हैं पूरे के पूरे। बाकी ये ऊपर वाली बिल्डिंग, वैसे तो ये बीच में क्रैक्स आ चुके हैं बिल्डिंग में। कहाँ पे आ जाए? ये क्रैक्स दिखाते हैं हम आपको, इधर देखिए बिल्डिंग में भी जो क्रैक्स हैं वो अभी आ चुके हैं, उनकी तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये क्रैक्स अभी पड़े हैं या पहले? ये अभी के हैं, थोड़ा ये काफ़ी वाइडन हो गए हैं क्रैक्स, उधर को भी हैं क्रैक। आप देख सकते हैं कि ये स्कूल की बिल्डिंग है, और जब इतना बादल फटने के बाद इस तरफ मलबा आया और चट्टानें आई, तो देख सकते हैं कि कितनी जो दरारें हैं जहाँ पर अभी दिखाई दे रही हैं इस बिल्डिंग में, यानी कि बहुत नुकसान जो इस बिल्डिंग का हुआ है। नीचे वाले कमरे तो मलबे के साथ भरे हुए हैं। तो और भी हमारे इंचार्ज हैं, प्रिंसिपल सर। क्या नाम है आपका? कमलानंद ठाकुर। सर क्या कहना चाहेंगे जब इतने हालात ख़राब हुए हैं और आपके स्कूल की बिल्डिंग को भी बहुत नुकसान पहुंचा है? सर मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत हताश हूँ। मतलब बिल्डिंग तो मेरी गई, लेकिन यहाँ जो हमारे पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे थे, मतलब उनकी जान भी चली गई। हमें पता चला कि 8 बच्चे। हाँ जी सर, और जो बच्चे थे वो सारे हमारे स्पोर्ट्स में मतलब बहुत अच्छे थे, मतलब उन्होंने स्टेट लेवल में कई बार अपना पार्टिसिपेशन किया है। और मतलब अभी भी हमारी जो वॉलीबॉल की टीम है वो ब्लॉक से मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए चुनी हुई थी, जिसमें हमारे 3 खिलाड़ी जो है अभी रह गए हैं, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और हमारा जो इस स्कूल का यहाँ पर संचालन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जब तक हमें ऊपर से कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, हम किसी भी तरह से मतलब यहाँ पर अपने बच्चों को नहीं बैठा सकते हैं। तो हमें चाहिए कि सरकार की तरफ से कुछ न कुछ हमें जल्द से जल्द कोई प्रावधान किया जाए कि भाई बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रबंध। ये देख सकते हैं कि आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे, ये बच्चे जो हैं अभी लापता हैं, जहाँ पे ये स्टडी करते थे, और इसमें जो बादल फटने के बाद मलबा ऊपर से आया, पानी आया, तो उसके साथ ये बच्चे भी जो हैं उनके साथ ही बह चुके हैं। और ये तस्वीरें 3 बच्चों की तस्वीरें हैं, और इनके मुताबिक जैसे ये बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स में ये लड़कियां बहुत अच्छी थी, और स्टेट लेवल तक भी ये बच्चियां जो हैं खेल चुकी हैं। और बहुत नुकसान इस समेज गांव में हुआ है। स्कूल के हालात हमने आपको दिखाए हैं, और भी अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि जिस तरीके के साथ भयंकर जो बादल फटने के बाद यहाँ पर हालात पैदा हुए, पानी आया, चट्टानें गिरी, उसके बाद बहुत सारा नुकसान स्कूल की बिल्डिंग को हुआ है। कैमरामैन वीर सिंह के साथ हरपिंदर सिंह, TV9 भारतवर्ष, समेज गांव, शिमला। और हमारे साथ हमारे संवाददाता हरपिंदर इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। हरपिंदर, 2 समस्याएं तो सीधे दिख रही हैं। पहली तो ये कि जो लोग अभी तक लापता हैं, जिनके बारे में जानकारी नहीं मिली है, उनको ढूंढना, या अगर वो जीवित नहीं है तो उनके शवों को ढूंढना। और दूसरा ये कि जो नुकसान हुआ है, जिससे जैसे स्कूल है या सड़कें हैं जो बाधित हुई हैं, उनको सुचारू रूप से फिर चलाना। क्या काम या क्या पहल अभी तक आपको दिखाई दे रही है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, इन दोनों मोर्चों पर? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तो पहली बात तो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जो 36 लोग लापता हैं उनको ढूंढने की कोशिश लगातार, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें जुटी हुई हैं, लगातार उसमें वो जारी है। और 8 बच्चों की हम बात कर रहे हैं, वो 36 लोगों में 8 बच्चे भी शामिल हैं जो इस स्कूल में पढ़ते थे, जो जहाँ समेज गाँव का स्कूल है। और दूसरों को, अगर आप जो आपने दूसरा सवाल किया है कि सुचारू ढंग से कैसे दोबारा से इस बात की शुरुआत होगी, उसको हालांकि बहुत समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारा डैमेज जहाँ पे हुआ है, तो बहुत समय लगेगा। मेरे पीछे कुछ मैं आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पे JCB आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है अभी काम कर रही है, तो मलबे को हटाने का काम वहाँ पे चल रहा है। ये उसके साथ ही स्कूल की बिल्डिंग है, उसके आसपास भी जो है मलबा हटाया जा रहा है। तो कुछ जगहों पर कोशिश लगातार जारी है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा
इतनी जल्दी कह पाना कि ये मलबा कब तक हटेगा, कब तक लोग जो इस मलबे के नीचे आए हैं कि कब तक उनको बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो पत्थर हैं ये जहाँ तक पहुँच चुके हैं और उनके नीचे जो लोग दबे हुए हैं बहुत मुश्किल है उनको बाहर निकाल पाना। तो कोशिशें जारी हैं प्रशासन की तरफ से, लगातार कोशिशें प्रशासन कर रहा है और लगातार प्रशासन यही कह रहा है कि हम बेहतर कोशिश जो भी हम कर सकते हैं वो की जा रही है। जेसीबी मशीनें हो और भी साधन हो, उनके साथ लगातार काम जो है अभी तक जारी है। लेकिन किसी की एक मैं और बता दूं, 36 लोग जो लापता हैं अभी तक किसी का भी पता नहीं चल पाया है। लगातार कोशिश करने के बावजूद भी अभी तक बीते दिन की अगर बात करी जाए तो बहुत चुनौतीपूर्ण लग रहा है। तस्वीरें देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये काम कितना कठिन है। 36 लोग अभी भी जैसा आप बता रहे हैं कि लापता हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। इधर वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद पिछले 4 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों की वहां मौत हो चुकी है। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से हुई तबाही ने प्रलय मचा रखा है। 4 दिन से लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग घायल हैं और मलबे में दबे लोगों की तलाश चल रही है। सेना, नेवी और एयरफोर्स के साथ बचाव कर्मियों की कई टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। सभी को अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेना के मुताबिक करीब 1000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। सर्च ऑपरेशन का चौथा दिन है। कल शाम 6 बजे हमारा जो बेली ब्रिज है 24 टन लोड क्लासिफिकेशन वो हम थ्रू कर चुके हैं और उससे अभी आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पहुँच पाए हैं। ये पुंजरी मट्टा है जो कि एक इस लैंडस्लाइड का जो एक्सट्रीम अपस्ट्रीम जो एरिया है, इसके आगे तकरीबन और 500 मीटर 1 किलोमीटर तक जहाँ लोग बस रहे थे उधर डैमेज हुआ है। वायनाड में मंगलवार को भारी बारिश के बाद 3 भूस्खलन हुए थे। लैंडस्लाइड की वजह से मुटकई, चूरमाला, अट्टामाला और नूलपुझा इलाकों में तबाही हुई थी। इसके चलते कई गांव गायब हो गए, रास्ते, पुल, गाड़ियां सब बह गए थे। कर्नाटक के पुत्तूर में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 275 पर रास्ता बंद हो गया है। मलबा हटाने का काम जारी है। कर्नाटक के पुत्तूर बाईपास के पास से भीषण भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई, जिससे रास्ता बाधित हो गया। स्टेट हाईवे विभाग ने खुदाई मशीनों और मजदूरों के दल को भेजकर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। पुलिस के मुताबिक भूस्खलन होने के कारण वहां अभी तक किसी व्यक्ति या वाहन के फंसने की कोई सूचना नहीं मिली है। जहां लैंडस्लाइड हुआ वहां दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जिसके बाद पुत्तूर शहर से होकर जाने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा है। पुलिस भी ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठा रही है। पुत्तूर बाईपास रोड को बंटवाल मैसूरू रोड और नेशनल हाईवे 275 के नाम से भी जाना जाता है। लैंडस्लाइड के बाद से मैसूरू और मंगलुरु जाने वाले वाहनों को पुत्तूर कस्बे से होकर गुजरना पड़ रहा है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने तटीय और अंदरूनी तटीय क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे प्रभावित हिस्सों में मलबा हटाने के काम में बाधा पहुंच सकती है। नजूल भूमि विधेयक पर टीवी 9 से बोले भूपेंद्र चौधरी। बयान दिया उन्होंने, विधायकों की आम सहमति से फैसला, सहयोगी दलों से भी बात हो चुकी है। सरकार और संगठन में तालमेल है। नजूल भूमि विधेयक पर हम सब साथ हैं। नजूल ज़मीन से जुड़ा हुआ विधेयक सेलेक्ट कमेटी को चला गया है, लेकिन अब उसके आगे क्या? बीजेपी के सहयोगी दलों की भी कुछ और मांग है और इस मामले में आखिर ऐसा क्यों हुआ, बात करते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी से। भूपेंद्र जी, ये कहा जा रहा है कि पहले विधानसभा में विधायकों का सुझाव था, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से विरोध था, बाद में आप विधान परिषद में गए और आपकी पहल पर ये सेलेक्ट कमेटी में गया। तो क्या पहले से इस तरीके की अंदेशा नहीं था कि विधायक जो है बीजेपी के अधिकतर वो इसके पक्ष में नहीं है? जब विधान परिषद में ये विषय आया था तो सदन में सबकी सहमति इस विषय को लेकर थी कि इस पर और बातचीत, व्यापक रूप से इस पर विचार विमर्श हो और नियमों में ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ कि इस पर और विचार विमर्श व्यापक तरीके से हो और इसके लिए प्रवर समिति को सौंपने की व्यवस्था है। तो सबने ये तय किया सहमति से कि इस पर बिल पर और गहनता से विचार विमर्श की आवश्यकता है और इसके लिए ये प्रवर समिति को सौंपा गया। माननीय अध्यक्ष जी ने इसमें आदेश किया, सभापति जी ने, और सभी लोगों की इसमें सबकी सहमति है, सर्वसम्मति से
और 2 माह में समय दिया गया। 2 माह में समिति जो भी सुझाव होंगे उन सुझावों के आधार पर आगे व्यवस्था बनाएगी। एक तरह का भूपेंद्र जी की मैसेज जा रहा है ना कि सरकार मतलब मुख्यमंत्री वो चाहते थे विधानसभा में, इसको पास भी करा लिया, और संगठन, चूंकि आप उसके संगठन के अध्यक्ष हैं और केशव जी चूंकि विधान परिषद में थे, तो सरकार जो है वो संगठन के आगे झुक गई, इस तरह का मैसेज जा रहा है। विपक्ष भी यही बात कह रहा है। विधानमंडल दल के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हम सब लोग विधानमंडल के सदस्य के नाते उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का उचित फोरम पर अधिकार है। तो जनहित में, जनता के हित में आपस में बातचीत करके, क्योंकि कुछ विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय डिप्टी सीएम दोनों से मिले हैं और पूरी पार्टी ने, सबने मिल विचार बातचीत करके, और विधान परिषद में नियमों में ऐसी व्यवस्था है तो इस रूप में न देखा जा। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विधानमंडल दल के नेता हैं, सबने बातचीत करके ही इस विषय को आगे बढ़े हैं। जहाँ तक सदस्यों के मन के विषय प्रश्न है कि और गहनता से विचार विमर्श हो, बातचीत हो, तभी इस पर आगे बढ़ा जा, तो ऐसा निर्णय हुआ है। हाँ, ये ठीक है कि परिषद के सदस्य के नाते ये प्रस्ताव मैंने किया, मुझे अवसर मिला, लेकिन इस रूप में ना देखा जा। हम लोग सब सहमति से जन कल्याण के लिए, जनता से जुड़े विषयों पर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ और भी आई बात, आपने जो अपना दल की आपकी सहयोगी पार्टी है, उनकी जो लीडर है अनुप्रिया पटेल, उन्होंने कहा इस बिल को वापस लिया जाए और जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, आइडेंटिफाई करके। अभी थोड़ी देर पहले संजय निषाद, आपके दूसरे सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसी तरीके की बात की। ओम प्रकाश राजभर ने भी कन्नौज में इसी तरीके की बात की। तो बीजेपी के सहयोगी दल कह रहे हैं बिल वापस ले लिया जाए। आपने उसे सेलेक्ट कमेटी में भिजवाया, तो अब क्या विकल्प बचता है? सहयोगी दलों से क्या कहेंगे आप? सबकी सहमति है और उसमें कल विधान परिषद में सभी दलों के लोग थे, हमारे सहयोगी भी थे और एक विधिक प्रक्रिया है ये। और जैसा कहा, बिल में कुछ लोगों को कुछ विषयों पर आपत्ति रही होगी और उसमें एक उचित माध्यम है अपनी बात सदन में कहने का, तो समिति में प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कह सकते हैं और जो जो सुझाव हैं उनके जनहित में हमारी सरकार, हमारी पार्टी उन पर काम करे। तो सर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सबकी आम राय से, उसमें सहयोगी दल जो हैं उनकी भी राय शुमारी की जाएगी और उसके बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। खबर आ रही है कि जौनपुर से एसपी सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के अवैध कब्जे पर यह एक्शन हुआ है। लखनऊ के कानपुर रोड से अवैध कब्जा हटाने के लिए ईडी की टीम पहुंची है। बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण को हटाने के लिए टीम पहुंची है। पंकज हमारे साथ इस वक्त हमारे रोविंग एडिटर जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है? एसपी सांसद बाबू सिंह की प्रॉपर्टी कब्जाने की क्या आरोप है, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है बुलडोजर की, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? देखिए, जब ये मायावती की सरकार में मंत्री रहे थे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसी टाइम में एनआरएचएम घोटाले को लेकर मामला इनके खिलाफ था सीबीआई का। बाद में उसमें से कुछ मामले ईडी के पास गए हैं। उसी मामले में ईडी ने कुछ इनकी बेनामी प्रॉपर्टी जो है उसको आइडेंटिफाई किया है। वही कानपुर रोड पर ऐसी ही संपत्ति का पता चला है जहां अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा था। बुलडोजर लेकर ईडी की टीम वहां गई है और उस जगह को जहां अवैध निर्माण हो रहा है उसको गिराया जाएगा, ऐसी जानकारी ईडी के सोर्सेस से मिली है। शुक्रिया पंकज आपका इस अपडेट के लिए। और ये देखिए, ये गुरुग्राम की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ कांवड़िया आपस में भिड़ गए। विवाद के बाद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। हंगामे की तस्वीरें पास में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। ये देखिए, ये लाइन से गाड़ियां लगी हुई हैं और इन गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का आरोप है कांवड़ियों के ऊपर।